तकरीबन पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार नाविक की तरह रहे हैं। बिहार की राजनीति नीतीश के केंद्र बिंदु में ही चलती रही। खुद को समाजवादी विचारधारा से जुड़ा बताने वाले नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के उभार से पहले तक एक हद तक अपनी वैचारिक लाइन स्पष्ट करने के लिए जाने जाते थे। वह एनडीए में रहकर भी जो लाइन और फैसले लेते थे उसमें बीजेपी की नाराजगी की फिक्र नहीं करते थे। लेकिन 2013 के बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। 2013 के बाद के नीतीश कुमार किसी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए हर समझौते को स्वीकार करते नजर आते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए अब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार हथियार डाल चुके हैं या नए हथियार की तलाश में हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की पोजीशन भी बरकरार रखना अब आसान नहीं होगा। कभी एनडीए तो कभी आरजेडी से हाथ मिला लेते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे नीतीश के उत्थान से वर्तमान तक की कहानी को। करो या मरो के बीच फिर से पलटी मारे नीतीश। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के पूर्णिया जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि यह उनका आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। आगे नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि ये स्पष्ट जान लीजिए कि यह मेरा आखिरी चुनाव ही होगा। लेकिन नीतीश अभी भी आखिरी चुनाव के मूड में नहीं दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार 72 साल के हो गए हैं। नीतीश के बाद जेडीयू का क्या होगा। जब नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को जेडीयू की कमान सौंपी थी तब यह कहा जाने लगा था कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। लेकिन अब आरसीपी सिंह पार्टी से बाहर हो चुके हैं। इसके बाद ललन सिंह से भी जेडीयू की कमान वापस ले ली गई है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी और आरजेडी में समाहित हो जाएगी, समा जाएगी, क्योंकि जेडीयू में मंडल और कमंडल का खेमा शामिल हो चुका है। बिहार में बीजेपी और आरजेडी भी चाहते हैं कि लड़ाई दो तरफा हो। ऐसे में आरजेडी और बीजेपी दोनों नीतीश कुमार को कमजोर होने के लिए अपने अपने हक में देखते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास फिलहाल 243 सीटों की बिहार विधानसभा में महज 45 विधायक हैं। कहा जाता है कि नीतीश का सबसे बड़ा दर्द इन्हीं आंकड़ों में छिपा हुआ है। नीतीश के महागठबंधन से हालिया मोह भंग के पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जाती है कि वह विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव कराना चाहते थे। उन्होंने एक नेशन एक इलेक्शन का भी समर्थन किया है। इससे नीतीश को विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल सकता था, लेकिन आरजेडी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब बीजेपी के साथ भी नीतीश के सामने कुछ ऐसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। ऐसे वक्त में नीतीश के लिए भविष्य में क्या रास्ता बचा है। क्या नीतीश के सियासी सफर में करो या मरो के हालात होते हैं उत्पन्न। राजनीति में हर मौका अंतिम मौका होता है। यह सरकारी नौकरी की तरह नहीं है कि 30 साल तक नौकरी में रहेंगे। चुनावों में हर बार आपके पास केवल 5 साल का ही समय होता है। विश्लेषकों के अनुसार माने तो बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल कर नीतीश को कमजोर करने की साजिश रची थी। इस बार भी बीजेपी नीतीश को कमजोर करने की कोशिश करेगी, इसकी भी संभावना है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी बड़े सहयोगी के रूप में यानी अपने खुद के मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी रख सकती है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को महज 42 सीटों पर जीत मिली थी। नीतीश कुमार और जेडीयू के कई नेताओं ने बाद में बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि चिराग मॉडल की वजह से जेडीयू के कई उम्मीदवारों की हार हुई थी। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने उन सीटों पर ही अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जहां से जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जबकि उस वक्त लोजपा और जेडीयू दोनों ही एनडीए में शामिल थीं। अब नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार विधानसभा में अपनी दल की स्थिति को मजबूत करना है ताकि उनका राजनीतिक महत्व और कैरियर बरकरार रह सके। लेकिन क्या यह नीतीश कुमार के लिए इतना आसान होगा। एक वरिष्ठ पत्रकार की माने तो नीतीश अब राजनीति में पूरी तरह कमजोर हो चुके हैं। उनकी लोकप्रियता भी बुरी तरह गिरी है।
उनके वोटों में भी भारी कमी आ चुकी है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि अब जेडीयू के पास 7 से 8% से ज़्यादा वोट बैंक नहीं बचे हैं। नीतीश कुमार के लिए यह अंतिम मौका है। वे राजनीति से विदाई के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक रास्ता की तलाश कर रहे हैं। माना जाता है कि नीतीश कुमार अपने इसी रास्ते की तलाश में विपक्षी एकता इंडिया गठबंधन की कोशिश में लगे हुए थे। विपक्षी नेताओं की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में ही हुई थी। भले ही नीतीश कुमार किसी भी पद की लालसा से इनकार कर रहे थे, फिर भी माना जाता है कि नीतीश कुमार के मन में विपक्षी गठबंधन इंडिया का संयोजक बनने की प्रबल इच्छा रही होगी। कहा यह भी जाता है कि तेजस्वी यादव के भविष्य के लिए लालू और आरजेडी की भी यही इच्छा थी कि नीतीश केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाएं। नीतीश अगर इंडिया गठबंधन में होते तो उनके लिए भविष्य का रास्ता थोड़ा आसान और सम्मानजनक जरूर होता, लेकिन कांग्रेस को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं था। बार बार पलटी मारने को लेकर ही उनको संयोजक कांग्रेस के द्वारा नहीं बनाया गया। हालांकि अब भी नीतीश बिहार की बेहतरी की बात करके कभी भी पाला बदल सकते हैं। माना जाता है कि इसी संभावना को देखकर आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश के लिए हमारा दरवाजा हमेशा ही खुला रहता है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी नीतीश को लेकर ज़्यादा तल्ख बयान नहीं दिए हैं। अब बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद भी नीतीश के लिए हालात आसान नहीं दिखते हैं। बीजेपी ने बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने का अपना मकसद जाहिर कर दिया है। बिहार में बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इन दोनों ही नेताओं को नीतीश के धुर विरोधी नेता के रूप में देखा जाता रहा है। इसलिए अब इसे एनडीए में वापसी के बाद नीतीश के लिए मुश्किल रास्ते की शुरुआत ही मानी जाएगी। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू के बुरे प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। जीतन राम मांझी उस वक्त जनता दल यूनाइटेड के हिस्सा थे, लेकिन नीतीश कुमार ने करीब 6 महीने बाद ही जीतन राम मांझी को हटा दिया और फिर खुद से मुख्यमंत्री बन बैठे। मांझी को जेडीयू में एकमात्र ऐसे चेहरे के तौर पे देखा जा सकता था जो बिहार के सीएम तक बनाए गए, लेकिन अब वो भी जेडीयू को छोड़ चुके हैं और अपनी पार्टी बना चुके हैं। विश्लेषकों के अनुसार कैडर पर आधारित वाम दलों को छोड़कर बाकी हर दल के नेता अपने बारे में ही सोचते हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो या अन्य कोई नेता। इसमें केवल लालू यादव एक मायने में अलग हैं कि वो बीजेपी के सामने आज तक कभी नहीं झुके, भले ही उन्हें जेल जाना पड़ा। वही हाल के समय में नीतीश कुमार ऐसे नेता के तौर पर भी उभरे हैं जो बीजेपी और आरजेडी यानी दोनों विपरीत परिस्थिति विचारधारा वाले दलों के साथ मजबूती से आसानी से तालमेल बैठा लेते हैं। यही नीतीश की ताकत भी मानी जाती है और यही उनके दल की कमजोरी भी बन सकती है। बीजेपी के पुराने साझेदार रहे नीतीश कुमार साल 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए से अलग हो गए थे। उस वक्त बीजेपी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दल की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया था। साल 2015 में नीतीश ने आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ मिलकर बिहार में पहली बार महागठबंधन उसी समय बनाया। यह बिहार का ऐसा गठबंधन था जिसे चुनावों में हरा पाना किसी भी पार्टी या गठबंधन के लिए काफी मुश्किल कहा जा रहा था। लेकिन नीतीश ने साल 2017 में महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और फिर से एनडीए में आ गए। लेकिन पलटीबाज नीतीश ने फिर साल 2022 में एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आए और अब पिछले ही महीने नीतीश वापस एनडीए में शामिल हो गए हैं। नीतीश की इस अस्थिर नीति को जेडीयू के वोटों पर भी असर पड़ने की संभावना बताई जाती है। माना जाता है कि नीतीश के बीजेपी के साथ आने से बिहार में मुस्लिम और सेकुलर वोटों का विभाजन बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे जेडीयू के कई नेताओं के चुनावों पर भी असर पड़ सकता है। इस पूरे पलटीबाज कार्यक्रम पर एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि हो सकता है कि जेडीयू के आधे नेता आरजेडी और आधे बीजेपी में चले जाएं, जिसे जहां अपना बेहतर भविष्य दिखेगा वह वहां चला ही जाएगा। नीतीश कुमार राज्यसभा में जाकर बैठ जाएंगे। हालांकि नीतीश अब भी क्या करेंगे यह कोई बता भी नहीं सकता। नीतीश के महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी दावा किया था कि जेडीयू साल 2025 में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसी ही भविष्यवाणी जेडीयू छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी पहले कर चुके हैं।
अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा। आपको क्या लगता है, अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। करो मरो के बीच क्या फिर से पलटी मारेंगे नीतीश, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। ऐसे ही तमाम वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।